dear students. I hope you will be fit and fine, happy and healthy. And today in this video we are going to understand modals. Modals और modal auxiliaries ये क्या हैं, किस तरह काम करती हैं, क्या मतलब है इनका, and how many types of modal auxiliaries are there in grammar, and किस तरह से इसको हम किसी ब्लैंक में यूज करते हैं या एग्जाम में अगर हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज हैं तो हम कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज को फिल करेंगे। हर मॉडल ऑक्सिलरीज के रूल देखेंगे, क्यों यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, क्या रूल है इनका, और अगर हम इनको यूज कर रहे हैं तो इनकी क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी आएगी। ओके, तो जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये है क्या, इनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मॉडल की बात करें तो ये क्या है कि मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब है। दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड दीज हेल्पिंग वर्ब्स ऑलवेज कम्स विद मेन वर्ब। ये हमेशा ही जो मेन वर्ब है उसके साथ आती हैं। ओके, मॉडल्स मीन आप कह सकते हो एक मोड। ये एक मोड है, ये एक तरीका है, और अगर हमारे पास ये मोड ना हो या हमारे पास ये मॉडल्स ना हो तो हमारी कैपेबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी, तो इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। ठीक है, और तो मॉडल कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। कौन कौन से हैं हमारे मॉडल्स जो मेन हम डिस्कस करने वाले हैं। विल, वुड, शैल, should, can, could, may, might, must, need, dare to, dare और ought to, dare, ought to, और एक है यूज टू। तो ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल्स हैं जिनको हम यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे जिस तरह से कैन है, कुड है, मे है, इनके मतलब एक जैसे होते हैं, और लेकिन थोड़ी सिचुएशन अलग अलग होती है कि जहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो हम एक एक करके यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन यहाँ सीखने से पहले सबसे पहले फीचर्स जान लेते हैं कि जो वर्ब ऑक्सिलरीज हैं, ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनकी फीचर्स क्या क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉडल्स हैं वो क्या है, एक तरीका है, एक मोड है ड्यूटी को, एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने का, इन आइडियाज को एक्सप्रेस करने का। तो ये हम मॉडल जो होता है हमेशा ही मेन वर्ब के साथ आती है। कभी भी आपको जो मॉडल है वो कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे। ये दीज आर ऑलवेज यूज विद मेन वर्ब। ठीक है, हमेशा ही इनको मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि आई कैन सोल्व दिस सम। ओके, here this is modal auxiliaries and this is main verb। तो हमेशा ही मेन वर्ब के साथ ये इनको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट फीचर कि हमें पता है कि एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में नंबर होंगे, जेंडर होंगे, पर्सन होंगे। तो सब्जेक्ट के, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन का मॉडल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सो देयर इज नो इफेक्ट। अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नंबर चाहे वो कितने ही हैं, कोई भी जेंडर है, या कोई भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नंबर प्लूरल है या सिंगुलर है, जेंडर मेल है, फीमेल है, या फिर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इनका यहाँ पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता। ये जो मॉडल है जैसी है वैसी ही रहती है। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा I can go there। ओके, I can go there। लेकिन अगर मैं I की जगह अगर सब्जेक्ट को चेंज कर दूं, ठीक है, या मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है या मैं सेकंड कर दूं, सेकंड होगा तब भी you can go there होगा। अगर यहाँ पे मैं
ही कर दूं तब भी होगा, या शी कर दूं तब भी कैन ही होगा. देयर विल बी नो एनी चेंजेस इन द मॉडल. कैन है तो ऐसा नहीं है कि कैन है तो अगर फीमेल है तो शी हमने यूज किया है तो मे आ जाएगा या माइट आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा. नो, नथिंग लाइक दैट. हमेशा सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का मॉडल पर किसी तरह का इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि हमने इन एग्जांपल्स में यहाँ पे देख लिया है. ओके, थर्ड फीचर की बात करते हैं. थर्ड फीचर देखते हैं. हमारे जो मॉडल्स हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा. ठीक है, विच फॉर्म ऑफ वर्ब? ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म. Will always use first form of verb with the modals. But there are the two modal. The first one is ought and the second one is used. With these two modal, we always use to infinitive. To infinitive का हम इस्तेमाल करते हैं. जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, वो जो होती यूज होंगी वो हमें पता है मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगी, और जो मेन वर्ब होगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी. लेकिन दो वर्ब ऐसी हैं, ought और used, इनके साथ हम हमेशा टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ought to और used to. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा you should work hard. ओके, यहाँ पे हमने should के साथ वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया. लेकिन अगर मुझे यूज्ड का इस्तेमाल करना है तो मैं किस तरह से इस्तेमाल करूंगी? ही यूज्ड टू हेल्प मी इन द पास्ट. अभी हम ये नहीं देख रहे कि किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, अभी सिर्फ हम फीचर्स देख रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम इस एग्जाम्पल की तरफ देखें, सो इन दिस एग्जाम्पल यूज्ड इज यूज्ड विद द टू के साथ यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है, और हेल्प जो यहाँ पे है इट इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तो जो हमारा यूज होगा और ought होगा, इनके साथ हमेशा ही हम टू इन्फिनेटिव यानी टू का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम कि मॉडल के साथ whenever we use बी विद द मॉडल, किसी भी मॉडल के साथ अगर हम बी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ही आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी विल यूज. हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता भी होगा, और हम जब टेंसेस करेंगे तो उसमें भी हम इसको देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सुधा will be writing a poem. ठीक है, तो यहाँ हमने will का इस्तेमाल किया, be का इस्तेमाल किया, एंड आफ्टर द be write plus ing with the first form of verb is be used. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी. एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. देखिए, I shall be traveling in a train tomorrow. So here we use shall and we used be, and after that travel plus ing. It is the first form of verb and we used ing. Okay, I hope you got it. And the next and the last feature of this it is कि मॉडल के साथ अगर कोई भी मॉडल है, if we used have, अगर हमने have इस्तेमाल किया है, एंड उसके बाद जब आप मॉडल यूज करते हो और आपने have यूज किया है, तो we know that कि हमेशा has हो, have हो, had हो, इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. We always used V3, the third form of verb. For example, he must have done this work. In this sentence we can see we have used have,
with a must is modal, and have is used with this modal auxiliary, and after that third form of verb, it means do, to, done, it is used here. ठीक है, तो यहाँ पे do से done यानी थर्ड फॉर्म V3 has been used over here, यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये फीचर्स है वो प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे। अब हम वन बाय वन इन मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे शेल के बारे में। शेल कहाँ कहाँ यूज होता है, और हमें पता है कि सबसे बेस्ट जो आज तक हम देखते आए हैं, शेल कहाँ पे यूज होता है, टू डिनोट द फ्यूचर टेंस। हम हमेशा फ्यूचर टेंस को डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं, शेल का। फॉर एग्जाम्पल, I shall go Delhi tomorrow। ओके, तो फॉर डिनोटिंग द फ्यूचर टेंस को डिनोट करने के लिए हम हमेशा शेल का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का, शेल का इस्तेमाल करेंगे। और स्पेशली इन केस आई एंड वी, अगर हमारे जो पर्सन है या सब्जेक्ट है आई और वी है, यानी फर्स्ट पर्सन का आई और वी है, तो हम क्या करेंगे, शेल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा केस कब है जब हम शेल का इस्तेमाल करेंगे, हमें पता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना जब भी हम टेंस कर रहे होते हैं या जब भी हम मॉडल कर रहे होते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये कि कमांड के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ भी हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, अभी तो बोलोगे कि आपने तो बोला कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आई और वी के साथ, बचपन से हम सीखते आए हैं कि आई और वी के साथ ही हम शेल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको किसी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ में भी हमारा, अगर हमें कुछ काम करना है, इफ आवर पेरेंट्स डिनाइंग फॉर डू दैट, एंड इफ यू आर दे आर फोर्सिंग कि नहीं ये आप नहीं करोगे, तो वो आपको फोर्स कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं किसी चीज को करने के लिए, तो वहां पे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शेल का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कमांड के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शेल का। फॉर एग्जाम्पल, यू शेल डू एज आई से। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपको वैसा करना पड़ेगा जैसा मैं कह रहा हूं या जैसा मैं कहता हूं, तो वहां पे इन केस जब आपको पता लगता है कि यहाँ पे कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई कमांड दिया जा रहा है, तो वहां पे यू के साथ, यू इन द सेंस कि सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उनके साथ भी इस ऐसे केसेस में हम शेल को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थर्ड केस, कहाँ पे हम शेल को इस्तेमाल करते हैं, प्रोमिस को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप कोई प्रॉमिस एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप ये करेंगे या ये दोगे, तो वहां पे हमेशा शेल को इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आपने कोई प्रॉमिस दिया है या लिया है, फॉर एग्जाम्पल, यू शैल गेट अ प्राइज। ठीक है, यू शेल गेट अ प्राइज, तो यहाँ पे एक प्रोमिस आपने किया है। या फिर अगर मैं ये कह दूं कि यू शेल हैव ए रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे, इट्स आई एम श्योर, तो वहां पे क्या होगा, शेल का इस्तेमाल, कि आपको आपने किसी को प्रॉमिस किया कि आपके बर्थडे पे या मैरिज पे या किसी स्पेशल ओकेजन पे, इफ यू डू दिस वर्क या इफ यू कंप्लीटेड दिस वन टास्क, तो आपको ये दिया जाएगा। आप प्रॉमिस अपना किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको वहां पे शेल का इस्तेमाल करना होगा। ओके, लास्ट कंडीशन कौन सी है यहाँ पे, लास्ट नहीं कह सकते, एक दो और कंडीशन हम देखेंगे। किसी कंपल्शन या नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किस तरह की कंपल्शन, ये देख लेते हैं। अगर कोई कंपल्शन है या नेसेसिटी है, जरूरत है, तो वहां पे हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप शोर नहीं कर सकते या आप शोर नहीं करोगे, ध्यान रखना, आप शोर नहीं करोगे, या फिर हम जैसे नॉर्मल घर में भी बोलते हैं कि नहीं, गंदे पैरों से आप रसोई में एंटर नहीं कर सकते। ओके, यू शैल नॉट एंटर द किचन विद द डर्टी फीट। तो यहाँ पे कंपल्शन है और नेसेसिटी है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इट इज कंपल्सरी, तो वहां पे हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
यू शैल नॉट मेक अ नॉइस, यू शैल नॉट मेक अ नॉइस। तो यहाँ पे हम शैल को यूज करेंगे। नेक्स्ट केस में देखते हैं, अगर डिटर्मिनेशन या फिर किसी सर्टेनिटी आपको पता लग रही है किसी सेंटेंस के अंदर, या फिर आप सर्टेन हो किसी चीज के लिए, आप डिटरमाइन हो किसी चीज के लिए, तब आप शेल का, अगर जब आप बात कर रहे हो, आप किसी भी चीज के लिए डिटरमाइन हो, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हाँ मैं तो श्योर हूँ इस बार मैं अच्छे ही मार्क्स लूंगा, कि या फिर आई शुड गेट गुड मार्क्स, आई एम श्योर। तो यहाँ पे आप डिटरमाइन हो, सर्टेन हो प्रॉपर कि भाई हाँ मैं इतने नंबर लूंगा ही लूंगा, मार्क्स अच्छे मार्क्स लूंगा ही लूंगा। तो वहां पे इन दैट केस यू विल ऑलवेज यूज शैल। किसके लिए? डिटर्मिनेशन के लिए और किसी भी सिचुएशन दैट कंटेन एनी सर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉपर आपने निश्चय कर लिया है, ठीक है, तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? शेल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही शेल टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी, कि भाई वो अपने दुश्मन से बदला लेगा ही लेगा, भगवान जाने अब क्या होगा। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रखना कि कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस है जहां से हमें पता लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें शेल के यूज, जो शेल का यूज होगा आई और वी के साथ किसी दूसरे के सामने अपनी सर्विस प्रेजेंट करने के लिए या उससे रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं ये कह दूं, शेल आई कैरी योर हैवी बैग, या शेल वी गो टू सी अ फिल्म टुडे, कि जहां पे कोई क्वेश्चन है और आपको पता है कि आई और वी के साथ किसी दूसरे के सामने आप अपनी सर्विस प्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो उसकी हेल्प करने के लिए, कि हाँ चलो अगर आप ये ना सोचो तो चलो मैं ये कर देता हूँ, चलो कर दूं मैं ये। तो वहां पे ऐसे सिचुएशन में हमेशा शेल को यूज किया जाता है आई और वी के साथ, और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह से। किस तरह से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और किस चीज के लिए? सर्विस प्रेजेंट करने के लिए। आपने अपनी सर्विस दी है, किस तरह से? Shall I carry your bag please, या फिर shall I carry your bag? ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोला है ठीक है मैं आपकी चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, या फिर आपने बोला shall we go to see film today, चलो क्या आज हम चले जाएं फिल्म देखने के लिए। तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे? शेल को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केसेस थे जहां पे हम शेल को यूज करते हैं। शेल को यूज करते हैं मेनली गा, गे, गी, प्रेजेंट जो फ्यूचर टेंस है उसको डिनोट करने के लिए। ये हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे विल के बारे में। ठीक है, विल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, विल से पहले हम शेल का पास्ट देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे विल से पहले शुड, कि कहाँ कहाँ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। मोस्टली सेंटेंस में हम शुड का जो यूज करते हैं वो चाहिए की तरह करते हैं। और अब यहाँ हम देखेंगे कि किस किस तरह से। तो जो फर्स्ट केस होगा हमेशा ही पास्ट ऑफ शेल, कि शेल के पास्ट की तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शेल का पास्ट शुड। फॉर एग्जाम्पल, I told him that I should help him. I should help him. तो अगर आपको ये पता है कि हाँ मुझे यहाँ पे shall इस्तेमाल करना है, लेकिन that is about the past, ये past के बारे में है, so here you will use the past of shall, I mean should. Okay. Next, ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ड्यूटी प्रेजेंट करने के लिए किस तरह की ड्यूटी? कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड हेल्प द नीडी एंड वी शुड नॉट डू, वी शुड लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम ड्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वहां पे हम शुड को यूज करेंगे।
इन द नेक्स्ट केस अगर कोई एडवाइस है या कोई सजेशन है, क्योंकि सबसे इजी है शुड कि अगर कहीं पे आपको दिख रहा है ड्यूटी प्रेजेंट आपको एक्सप्रेस करनी है, बताना है, या फिर हम बता रहे हैं, या कोई एडवाइस है या कोई सजेशन है, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? शुड का। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपको ये चीज आप ध्यान रखना, एक चीज, जहां पे भी जिस सेंटेंस में LEST आ जाए, LEST आ जाए, ठीक है, ये वर्ड जहां पे भी आ जाए वहां पे आप आंख बंद करके सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल करेंगे। ये तो सिर्फ ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखो। देखो जो इसको पर्पस के मेनली पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे वर्क हार्ड, लीस्ट यू शुड फील, कि वर्क हार्ड करो, हार्ड वर्क करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो वहां पे इसका जब भी आपको लीस्ट ये वर्ड दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, और आप नॉर्मल भी जब आप बोलते हो, जब आप अगर इस वर्ड को इस्तेमाल करते हो, एंड ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज शुड, ओके, यहाँ पे आपको शुड का ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हमें मोरल ऑब्लिगेशंस बतानी है किसी को, या हम मोरल ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह की मोरल ऑब्लिगेशंस? जस्ट अ मिनट, आई एम राइटिंग ओवर हियर। मोरल ऑब्लिगेशंस मीन्स कि नैतिक उत्तरदायित्व, कि हमें जो करने ही चाहिए, लाइक जो हमारी मोरल ड्यूटीज हैं, कि यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, या यू शुड हेल्प योर सिस्टर, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं शुड का। जैसे यू शुड हेल्प योर एल्डर्स, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया शुड, और हमें पता है शुड के बाद हमेशा V1 ऑफ वर्ब। ओके, नेक्स्ट, अगर पोजीशन है या पॉसिबिलिटी है या कंडीशन है, इनको भी एक्सप्रेस करने के लिए शुड को हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट ओवर हियर, वेयर पोजीशन और पॉसिबिलिटी और condition. In these cases, or to express these supposition, possibility, or condition, these type of feeling, you always use should. Like, I think you should win the championship. ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये सपोजिशन भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि ठीक है, उसे लगता है कि शायद ये जो चैंपियनशिप है वो हो सकता है जीत जाए। तो यहाँ पे शुड किस चीज को, सपोजिशन को, किसी कल्पना को, किसी पॉसिबिलिटी को, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। एक और एग्जांपल से हम देखते हैं, देखिए, should you see my brother? Tell him to send me a book. तो यहाँ पे क्या उन्होंने बता दिए, कंडीशन दे दी कि अच्छा तुमने मेरे भाई को देखा, ठीक है, अगर देखा तो उसे बोल देना कि मुझे बुक भिजवा दे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दे दी, तो जहाँ पे एक कंडीशन हो और उसके साथ ही किसी अलग सेंटेंस को यूज किया गया हो, वहां पे भी आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
अगर आपको ये कंडीशन याद नहीं रहती है, जस्ट keep in mind कि always to express the moral obligation, to express the supposition, possibility or any condition or any duty, so where we will always use should. ओके तो आज हम ये दो ही करेंगे, shall और should. तो अगर आपको कोई भी आपको डाउट है तो आप बता दीजिएगा, आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको मैं कुछ सेंटेंस होंगे वो शेयर करूंगी, वो भी आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर वो समझ में आ जाए। तो ठीक है, आज हम ये दोनों ही करेंगे। आप अपनी रिवीजन करते रहिएगा। द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।